नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक्सपर्ट क्लासेस साधना वाली प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज की जो क्लास होगी, जो आज का मॉक टेस्ट होगा, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। आज का क्लास महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आधारित है, जिसमें हम 15 क्वेश्चंस को सम्मिलित किए हैं। तो चलिए आज की हम टेस्ट सीरीज को स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पे कि आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत किसने दिया है। आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत किसने दिया है। इसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, यानी कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हमने सम्मिलित किया है। तो आप लोग इसको नोट डाउन करते चलिए, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत किसने दिया है। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तो आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत किसने दिया है। हल ने दिया है, दूसरा विकल्प है एक मैस्लो ने दिया है, तीसरा है मैकडूगल ने दिया है और चौथा है सिगमंड फ्राइड ने दिया है। तो आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत किसने दिया है, तो दिया है मैस्लो ने। किसने दिया है, मैस्लो ने। यहाँ पर दूसरा विकल्प हमारा राइट हो जाएगा, मैस्लो के साथ चला जाएगा। मैस्लो ने आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत ही क्यों दिया, और कोई सिद्धांत भी दे सकते थे, आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत ही क्यों दिया। तो उनका कहना था कि व्यक्ति के जीवन में ऐसे 5 स्टेप आते हैं जिससे व्यक्ति गुजरता है, पूरे लाइफ क्या करता है, व्यक्ति उससे गुजरता रहता है। तो कितने स्टेप बताए हैं मैस्लो ने, कौन सा सिद्धांत दिया, तो आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत दिया है। ये हम आपको बहुत ही अच्छी तरह बताएंगे। ये आपको कभी भी अगर आप इसको चाहेंगे तो नहीं भूल पाएंगे कि आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत अगर एग्जाम में पूछा जाए किसने दिया है, तो मैस्लो ने दिया। किसने दिया, मैस्लो ने दिया। मैस्लो ने आवश्यकता पदानुक्रम के सिद्धांत में कितने स्टेप बताए हैं, तो 5 स्टेप बताए हैं। कितने बताए हैं, 5 स्तर बताए हैं। वो स्तर कौन कौन से होते हैं। मनुष्य के जीवन में पहला स्तर होता है शारीरिक आवश्यकता। क्या होता है, शारीरिक आवश्यकता। शारीरिक आवश्यकता। शारीरिक आवश्यकता के अंतर्गत क्या आता है हमारा, आता है भोजन, पानी, निद्रा। ये सभी किसके अंतर्गत आता है, तो शारीरिक आवश्यकता के अंतर्गत आता है। हमारा जो दूसरा स्टेप है वो कौन सा होता है, तो वो होता है हमारा सुरक्षा आवश्यकता। क्या होता है, सुरक्षा की आवश्यकता। सुरक्षा की आवश्यकता। जब मनुष्य के पास भोजन, पानी, मकान ये सभी हो जाते हैं तो हमें किसकी जरूरत पड़ती है, हमें उसके सुरक्षा, उसके देखभाल की जरूरत पड़ती है। उसकी देखभाल कौन करेगा, तो दूसरा स्टेप मैस्लो ने बताया है सुरक्षा की आवश्यकता। और तीसरा स्टेप क्या है, प्यार संबंधों की आवश्यकता। जब ये सारी चीजें हमारे पास हो जाती हैं, मकान हो जाएगा, भोजन, पानी ये सभी हमारे पास हो जाएगा, तो इसको रख रखाव के लिए भी हमें हो जाएगा कि हाँ चलो इसके रख रखाव देखभाल के लिए भी सारे हैं। तो तीसरा स्टेप उन्होंने बताया प्यार संबंधों की आवश्यकता है। इसमें क्या होता है कि जब हमारे पास सारी चीजें हैं तो हमें ऐसा कोई प्यार भी करने वाला चाहिए, संबंध भी होना चाहिए। जैसे हमारे घर में माता हो, पिता हो गए, भाई बहन हो गए, इन सभी का प्यार संबंध, ये सारी चीजें चाहिए। तो तीसरा स्टेप जो बताया है वो बताया है प्यार संबंधों की आवश्यकता। क्या बताया, प्यार संबंधों की आवश्यकता। ठीक है। अब चौथा स्टेप जो उन्होंने बताया, जब हमारे पास भाई बहन, माता पिता ये सभी हो जाएंगे, हमारे पास सारी चीजें हो जाएंगी, तो समाज में क्या चाहिए, हमें सम्मान भी चाहिए। तो चौथा स्टेप जो उन्होंने बताया वो बताया सम्मान की आवश्यकता। क्या बताया, सम्मान की आवश्यकता। भाई समाज में तो हर आदमी सम्मान ही चाहता है ना। आदमी जो भी कुछ पूरी उम्र करता है किसके लिए करता है, वो सम्मान के लिए करता है। तो चौथा स्टेप मैस्लो ने सम्मान की आवश्यकता के लिए बताया है। और पांचवा जो बताया है वो बताया है आत्मबोध की आवश्यकता। आत्मबोध की आवश्यकता। आत्मबोध का मतलब क्या होता है, आत्मबोध का मतलब होता है आत्मा को जानना, आत्मा को जानना, आत्मा का बोध होना। जब ये सारी चीजें हमारे पास हो जाएंगी तो क्या हो जाए, आत्मबोध हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, आत्मबोध नहीं हो जाएगा। आत्मबोध की आवश्यकता इसलिए बताया है कि आत्मा का ज्ञान हो जाएगा, आत्मा को जानना। आत्मा का जब हमें ज्ञान हो जाएगा तो कहते हैं ना, ईश्वर सत्य और जगत मिथ्या। तो जो समाज की जो कटुता है, जो सत्यता है, ये सभी हमारे इसके बारे में जब हमें पता लग जाएगा तो हमें आत्मबोध हो जाएगा, आत्मा का ज्ञान हो जाएगा। तो ये है मैस्लो के 5 स्टेप। अच्छा, मैस्लो ने पदानुक्रम का मतलब क्या होता है,
का मतलब होता है क्रमबद्ध। क्या होता है? क्रमबद्ध। पदानुक्रम का मतलब होता है पद का क्रमबद्ध। तो जब मैस्लो ने जो स्टेप यानी कि 5 स्तर बताए हैं वो एकदम क्रमबद्ध तरीके से बताए हैं कि ये सारी चीजें का स्टेप बाय स्टेप में आवश्यकता पड़ती है। तो उम्मीद है कि आप सभी इसको समझ गए होंगे कि मैस्लो ने किसका क्या सिद्धांत है। तो पदानुक्रम आवश्यकता का सिद्धांत है, आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत है। और कितने स्टेप बताए हैं, कितने स्तर बताए हैं? तो 5 स्तर बताए हैं। पहला है शारीरिक आवश्यकता। शारीरिक आवश्यकता की जरूरत होती है, भोजन पानी ये निद्रा इन सब की शरीर के अंतर्गत आता है, इसकी आवश्यकता पड़ती है। दूसरा सुरक्षा की आवश्यकता। तीसरा प्यार संबंधों की आवश्यकता, हमें रिश्तेदारी नातेदारी ये सभी की जरूरत पड़ती है। और चौथा है सम्मान की आवश्यकता, सम्मान चाहिए हमें, समाज में सम्मान की आवश्यकता पड़ती है। और पांचवा होता है आत्मबोध, आत्मा को जानना, यानी कि इन सारी चीज़ों के बारे में हमें जानना, आत्मा को जानना, परमात्मा को जानना, इन सभी की आवश्यकताएं हमें पड़ती हैं। तो ठीक है, यहाँ पर दूसरा विकल्प में राइट हो जाएगा, मैस्लो के साथ चला जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि एक बच्चा ईर्ष्या का प्रदर्शन कब करता है। यानी कि एक बच्चा है और उसको ईर्ष्या का प्रदर्शन वो कब करता है, अपनी ईर्ष्या को कब जाहिर करता है, कब दिखाता है। तो पहला है 6 माह में, यानी कि 6 महीने, 6 मंथ, 6 महीने में। दूसरा है 18 महीने में, तीसरा है 12 महीने में, और चौथा है 24 महीने में। तो एक बच्चा जो होता है वो ईर्ष्या का प्रदर्शन करता है 18 माह में। कब करता है? 18 माह में। 18 महीने में एक बच्चा ईर्ष्या का प्रदर्शन करता है। अगर आप एक बच्चे को, जो बच्चा घर में है उसको छोड़ के अगर दूसरों को बच्चे को आप ले लेते हो या कुछ दे देते हो तो आपके घर में जो बच्चा है वो ईर्ष्या करने लगता है। तो इसमें दूसरा विकल्प राइट हो जाएगा, 18 माह में बच्चा ईर्ष्या का प्रदर्शन करने लगता है। अगर आप सेशन में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और हाँ साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को कितने भागों में बांटा गया है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास, एक बात तो यहाँ पर क्लियर होती है कि पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं। तो जब संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है तो उसके अनुसार उसकी अवस्थाएं भी होंगी। तो कितनी अवस्थाएं हैं ये यहाँ पर बताना है हमें। तो पहला है 3 भागों में बांटा है, दूसरा है 4 भागों में बांटा है, और तीसरा है 5 भागों में बांटा है, चौथा है 2 भागों में बांटा है। तो संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्थाएं हैं उसको पियाजे ने कितने भागों में बांटा है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर दूसरा विकल्प राइट हो जाएगा कि पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत दिया है, जो अवस्थाएं दिए हैं उनको 4 भागों में बांटा है। पहला कौन सा? संवेदीगामक अवस्था, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसको अनौपचारिक अवस्था कहते हैं। ठीक है, औपचारिक अवस्था कहते हैं। तो यहाँ पर दूसरा विकल्प राइट हो जाएगा, 4 भागों में बांटा है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 है कि सीखी गई बात को धारण करने, सीखी गई बात को क्या करने? धारण करने और पुनः स्मरण करने में क्या हो जाना? असफल हो जाना क्या कहलाता है? सीखी गई बात को पुनः धारण करने और स्मरण, जब उसको हम याद करते हैं तो पुनः क्या हो जाते हैं? भूल जाते हैं। वो क्या कहलाता है? तो स्मरण कहलाता है, या फिर विस्मरण कहलाता है, धारण कहलाता है, या फिर अनुकरण कहलाता है। तो अनुकरण तो होगा नहीं, क्योंकि क्या है? सीखी गई बात को जब हम किसी का नकल करते हैं तब उसे अनुकरण कहते हैं। तो यहाँ पर ये होगा नहीं, धारण ये भी नहीं होगा। सीखी गई बात को धारण करने, क्योंकि धारण शब्द यहाँ है, जब धारण को हम क्या हो जा रहे हैं? भूल जा रहे हैं, तो धारण भी नहीं होगा। और स्मरण क्या हो जाएगा? जब हम याद कर रहे हैं तो उसको पुनः भूल जा रहे हैं तो वो कहलाएगा हमारा विस्मरण। जो हम याद कर रहे हैं उसको जब हम भूल जा रहे हैं तो उसका विलोम क्या हो जाएगा? विस्मरण हो जाएगा। जब सीखी गई बात को हम पुनः जब याद करते हैं और भूल जाते हैं तो वो हमारा विस्मरण कहलाता है। यहाँ पर दूसरा विकल्प राइट हो जाएगा, विस्मरण के साथ चला जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर कि बालक के विकास पर कौन बल देता है? बालक के विकास पर कौन बल देता है? तो मॉन्टेसरी बल देते हैं, अरस्तु या फिर सुकरात या फिर प्लेटो।
तो बालक के विकास पर जो बल देता है वो देते हैं मॉन्टेसरी। मॉन्टेसरी जो है बालक के विकास पर बल देते हैं। तो यहाँ पर पहला विकल्प राइट हो जाएगा, मॉन्टेसरी के साथ चला जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि खेल शिक्षण विधि के जनक कौन है? प्रतिपादक कौन है, जनक कौन है? तो खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? तो पहला है सुकरात, दूसरा है फ्रोवेल, तीसरा है किलपैट्रिक और चौथा है एरिस्टो। तो खेल शिक्षण विधि के जो जनक हैं, जो प्रतिपादक हैं, वो है फ्रोवेल। कौन है? तो फ्रोवेल है। यहाँ पर दूसरा विकल्प राइट हो जाएगा, फ्रोवेल के साथ चला जाएगा कि खेल शिक्षण विधि के जनक फ्रोवेल हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि मनोवैज्ञानिक वाइगोस्की कहाँ के थे? मनोवैज्ञानिक वाइगोस्की कहाँ के थे? तो पहला है जापान के थे, दूसरा है रूस के थे, तीसरा है अमेरिका के थे और चौथा है चीन के थे। तो मनोवैज्ञानिक वाइगोस्की जो थे वो थे रूस के। कहाँ के थे? रूस के थे। तो यहाँ पर दूसरा विकल्प राइट हो जाएगा, रूस के साथ चला जाएगा कि मनोवैज्ञानिक वाइगोस्की रूस के मनोवैज्ञानिक थे। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 है कि पाठ्यक्रम होना चाहिए, पाठ्यक्रम होना चाहिए किसके अनुसार? यहाँ पर पूछा जा रहा है कि पाठ्यक्रम होना चाहिए किसके अनुसार होना चाहिए? बाल केंद्रित होना चाहिए, शिक्षक केंद्रित होना चाहिए, विद्यालय केंद्रित होना चाहिए, या फिर इनमें से कोई नहीं, किसी के अनुसार नहीं होना चाहिए पाठ्यक्रम? तो आप लोग बताइए कि यहाँ पर पाठ्यक्रम किसके अनुसार होना चाहिए, किसको केंद्र में रहकर हम शिक्षा देंगे? तो यहाँ पर पहला विकल्प राइट हो जाएगा कि पाठ्यक्रम जो होना चाहिए वो होना चाहिए बाल केंद्रित। हम बालक को केंद्र में रखकर शिक्षा देंगे, तो इसलिए पाठ्यक्रम बाल केंद्रित होना चाहिए। यहाँ पर पहला विकल्प राइट हो जाएगा कि पाठ्यक्रम बाल केंद्रित होना चाहिए। क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है आरटीई अधिनियम यानी कि आरटीई एक्ट किस वर्ष लागू किया गया? यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं। आरटीई एक्ट कब बना और किस वर्ष लागू किया गया और कहाँ कहाँ लागू किया गया, किस स्टेट को, किस राज्य को छोड़ दिया गया? तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं आपके आरटीई एक्ट से। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आरटीई एक्ट अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। यहाँ लागू की बात की जा रही है कि किस वर्ष लागू किया गया। तो यहाँ पर 90% बच्चे लगाएंगे 2009 में लागू किया गया, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो आरटीई एक्ट हो जाएगा, आरटीई एक्ट यानी कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रणाली, इसका हो जाएगा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रणाली। ये लागू की गई 1 अप्रैल 2010, 1 अप्रैल 2010 को ये लागू किया गया। कहाँ कहाँ लागू किया गया? तो जम्मू कश्मीर को छोड़ के पूरे देश में, पूरे भारत में ये लागू किया गया आरटीई एक्ट। तो क्लियर हो गया होगा कि 2009 और 2010 में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कब बना? तो 2009 में बना। कब लागू किया गया? 2010 में लागू किया गया। अगर डेट पूछे तो 1 अप्रैल 2010 हो जाएगा। जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू किया गया। यहाँ पर दूसरा विकल्प राइट हो जाएगा, 2010 के साथ चला जाएगा कि आरटीई एक्ट अधिनियम कब पारित किया गया? 2010 में। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि मनुष्य का व्यवहार मुख्यतः किससे प्रेरित होता है? मनुष्य का व्यवहार मुख्यतः किससे प्रेरित होता है? मनुष्य किससे प्रेरित होता है? तो आपके व्यवहार से प्रेरित होता है। तो वही यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि मनुष्य का व्यवहार मुख्यतः किससे प्रेरित होता है? तो पहला अभिक्षमता से प्रेरित होता है, दूसरा कौशल से प्रेरित होता है, तीसरा अभिवृद्धि से प्रेरित होता है, या फिर चौथा बुद्धि से प्रेरित होता है। तो मनुष्य का व्यवहार किससे प्रेरित होता है? अगर आपके पास बहुत ही ज्यादा अभिक्षमता हो, बोलने की क्षमता हो, बोलने की, लेकिन कौशल हो अच्छा बोलने की, यानी कि आप सीख लें कि हमें अच्छा बोलना है, कि कैसे क्या बोलना है यही नहीं पता हो, आपके पास क्षमता हो अच्छा बोलने की और आपके पास कौशल भी है कि कैसे बोलना है, अभिवृद्धि भी हो आपके पास, लेकिन जब आपके पास बुद्धि ही नहीं हो तो आप क्या बोलोगे? बताओ क्या बोलोगे? जब आपके पास बहुत ही ज़्यादा क्षमता हो बोलने की, कौशल हो अच्छा बोलने की,
लेकिन आपके पास बुद्धि ही ना हो कि किससे कैसे बोलना है, बड़ों से कैसे बोलना है, छोटे से कैसे बोलना है, तो आप किससे अगला प्रेरित कैसे होगा आपसे। तो मनुष्य का जब व्यवहार होता है वो बुद्धि से प्रेरित होता है। किससे प्रेरित होता है? तो बुद्धि से प्रेरित होता है। यहाँ पर चौथा विकल्प आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है? अब क्वेश्चन नंबर 11 है कि बुद्धि लब्धि मापने के जन्मदाता है। बुद्धि लब्धि मापने के जन्मदाता है कौन है? तो पहला स्टर्न है, दूसरा बिने है, तीसरा टर्मेन है और इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज। तो बुद्धि लब्धि मापने के जन्मदाता है टर्मेन। टर्मेन ने बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया है मानसिक आय बटे वास्तविक आय इंटू 100। तो कंप्लीटली सूत्र दिया है टर्मेन ने। तो यहाँ पर तीसरा विकल्प राइट हो जाएगा, टर्मेन के साथ चला जाएगा। क्लियर है? अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 कि मानसिक आयु का समप्रत्यय दिया है। मानसिक आयु का समप्रत्यय किसने दिया है? तो पहला है बिने साइमन ने दिया है, दूसरा स्टर्न ने दिया है, तीसरा टर्मेन ने दिया है, चौथा सिरिल बर्ट ने दिया है। तो मानसिक आयु का समप्रत्यय दिया है बिने साइमन ने। यहाँ पर पहला विकल्प राइट हो जाएगा, बिने साइमन के साथ चला जाएगा कि मानसिक आयु का संप्रत्यय जो दिया है उसको बिने साइमन ने दिया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि पिछड़े बालक वे होते हैं जिनकी सीखने की गति धीमी होती है, जिनकी बुद्धि लब्धि 80 से 90 होती है, जो मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यवहार करते हैं या फिर मानसिक रूप से अस्वस्थ होते हैं, उपरोक्त सभी। तो पिछड़े बालक वे होते हैं जो मानसिक रूप से अस्वस्थ होते हैं, जिनके सीखने की गति धीमी होती है, जिनकी बुद्धि लब्धि 80 से 90 होती है। तो यहाँ पर तीनों विकल्प क्या है? सही है। तो इसलिए उपरोक्त सभी के साथ चला जाएगा। यहाँ पर जो भी विकल्प दिए गए हैं ये सभी सत्य है। बुद्धि लब्धि जो होती है पिछड़े बालक की वो 80 से 90 होती है, इसको आप याद कर लें। क्लियर है? तो यहाँ पर चौथा विकल्प के साथ लॉक हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का एक नवाचारी, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया नवाचारी स्रोत है। शिक्षण से आपके 1 से 2 क्वेश्चन आना ही आना है, आपको टेट हो गया, सुपर टेट हो गया। तो यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का एक नवाचारी है? नवाचारी का मतलब होता है नया, जिसका नया चार हो, नवाचारी स्रोत है। तो टेलीस्कोप, इंटरनेट, फेसबुक, ब्लैक बोर्ड। तो ब्लैक बोर्ड की तो आप बात छोड़ दीजिए क्योंकि ब्लैक बोर्ड आज से नहीं बहुत टाइम से चल रहा है, तो ब्लैक बोर्ड नवाचारी नहीं है। अब आपको तीनों में ये देखना है कि कौन सा नवाचारी है। फेसबुक नवाचारी है, लेकिन फेसबुक बिना इंटरनेट के सहायता से नहीं चलेगा। जब आपके मोबाइल में नेट ही नहीं होगा तो फेसबुक कहाँ से चलेगा, आपका लैपटॉप कहाँ से चलेगा। तो इस जो यहाँ पर इंटरनेट है यही क्या है? नवाचारी स्रोत है। दूसरा विकल्प राइट हो जाएगा कि जब भी नवाचारी की बात की जाती है वहाँ पर इंटरनेट को ही हम लोग करेंगे, क्योंकि आप अगर क्लास लेते हो ऑनलाइन तो किससे पढ़ते हो? नेट ही होता है मोबाइल में, तभी तो आप लेते हैं। यहाँ पर दूसरा विकल्प राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 है यहाँ पर कि मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को कहा गया। मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को कहा गया, क्या कहा गया? तो पहला है आवश्यकता का सिद्धांत, दूसरा शारीरिक सिद्धांत, तीसरा दृढ़ इच्छा शक्ति का सिद्धांत, चौथा अंतर्नोद का सिद्धांत। तो मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को कहा गया आवश्यकता का सिद्धांत, क्योंकि अभी अभी हमने बताया कि मैस्लो का जो पदानुक्रम सिद्धांत है वो किससे रिलेटिव है? तो आवश्यकता का। तो ठीक है, ये थे फ्रेंड्स आपके 15 क्वेश्चन। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना, अगर आप सेशन में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और हाँ अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताना। छात्र हित में शिक्षा है, राष्ट्र हित में शिक्षा है। दिस इज साधना त्यागी एक्सपर्ट क्लासेस।